ये जो पॉइंट है ये हमारा लास्ट पॉइंट है, डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले पॉइंट आता है इसका डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, परेशानी आना फॉर्मेशन करने में, इनफॉर्मेशन करने में। फॉर्मेशन का मतलब होता है कंपनी को बनाने में हमें क्या आ रही है, परेशानी आ रही है। कारण क्या है, क्योंकि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड, जब किसी एक्ट में आती है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को किसी एक्ट के अंदर लेके आती है और उसका नाम जब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उसके रजिस्टर में लिख लिया जाता है उसे बोलते हैं हम इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है किसके अंदर, अंडर आ प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्रोविजंस हमारे कानून के द्वारा लगाए जाते हैं, कानून के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, उसके अंदर क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है। और इस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होने के बाद क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है इसको करने के लिए, सबसे पहले से क्या कौन सा डॉक्यूमेंट अप्लाई करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन नेक्स्ट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन नेक्स्ट इज अ प्रोस्पेक्टस। ये क्या है, इस तरह की फॉर्मेलिटीज उसे कंप्लीट अप करनी पड़ेगी। क्या होगा, इन सभी फॉर्मेलिटीज को जब आप करना शुरू करोगे या फिर करने के लिए आपने स्टार्ट कर रखा है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के अंदर टाइम कंज्यूमिंग भी होती है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। पर ये हर एक कंपनी के लिए, जब भी कोई कंपनी बनती है और उसको चलाने के लिए आगे प्रोसीड करती है तो उनके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फॉर्मेलिटीज़ उन्हें करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बाउंड्री सेट की जाएगी। इसका एक अलग चैप्टर है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है, बाउंड्रीज के अलावा क्या है, आपके क्या क्या आर्टिकल्स यूज होंगे वो है। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको शो बताएंगे। ये आगे अलग अलग चैप्टर हैं इस कंपनी के अंदर, हमारी बुक के अंदर भी है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि ये सारी जो फॉर्मेलिटी है वो ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खराब होता है हमारे इसमें। ठीक है, सो इसलिए कहा गया है कि जो पार्टनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, वो थोड़ी सी कम फॉर्मेलिटीज़ की होती है, तो कम टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय द प्रमोटर्स। ये क्यों कहा गया है कि प्रमोटर के द्वारा फ्रॉड करने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हो सकती है। क्यों, क्योंकि जो प्रमोटर होता है वो सबसे पहले कंपनी के अंदर एक एज ए मेंबर, एज ए पर्सन अपॉइंट होता है, जो कंपनी को स्ट्रक्चर देता है कि आपकी कंपनी इस तरह की होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, इस लोकेशन के अंदर होनी चाहिए। वो सारे के सारे आइडियाज कौन लेके आता है, प्रमोटर्स लेके आता है। और प्रमोटर क्या होता है, सबसे पहला पर्सन होता है जो कि जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं, जब कंपनी को जन्म दिया जाता है, दैट मीन्स कंपनी के बारे में आइडिया लेना शुरू होते हैं और आइडिया को अप्लाई करना शुरू होता है। जब भी दैट मीन्स आइडिया ले लिया और आइडिया को अप्लाई किया है एक्चुअल में, वहां तक की प्रोसेस क्या है, एक प्रमोटर के द्वारा की जाती है। इसलिए कहा गया है कि प्रमोटर क्या होते हैं, मेकर होते हैं और डेवलपर होते हैं किसके, कंपनी के। प्रमोटर क्या होते हैं, मेकर होते हैं, डेवलपर होते हैं कंपनी के, क्योंकि ये सारे अपने दिमाग में जो चल रही है ना, उसके जितनी भी बातें वो उस कंपनी के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि ऑल द एक्सपेंसेस इन अ कंपनी फॉर्मेशंस आर बोर्न बाय द प्रमोटर्स। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के उसके जन्म होने के टाइम, वो कौन बियर करता है, हमारे प्रमोटर्स करते हैं। और ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। बट प्रमोटर के हाथ में सब कुछ होना एंड द स्टार्टिंग पॉइंट में ही सारा काम प्रमोटर कर रहे हैं, तो जो वो प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, प्रोस्पेक्टस में जो भी बातें होती है प्रमोटर्स की द्वारा बताई गई बातें होती है, जितने भी क्लेम उसने बताने हैं, टेल क्लेम्स, जो भी उसने बताए क्लेम है वो भी प्रमोटर्स बताता है। जितनी कंपनी के अंदर उसने शेयर्स को इन्वेस्ट कर रखा है वो भी प्रमोटर्स बताता है कि कंपनी के अंदर इतने शेयर्स की क्या है, कैपिटल्स है, इतने हमारी लायबिलिटीज है, इतनी ये हमारे प्रोस्पेक्टस है कंपनी के बारे में। अगर ये क्या कर दिया, उसने मिस स्टेटमेंट दी तो क्या होगा, तीनों के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देगी, तो ये एक तरह से फ्रॉड होगा। और पब्लिक जो होगी, जो हमारे शेयर्स को एक्वायर्ड करेगी इस प्रोस्पेक्टस को देख के, इन क्लेम्स और इन्वेस्टिंग को देख के, तो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा और क्या है, पब्लिक का उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट क्या है, कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्रमोटर अपना खुद का पर्सनल इंटरेस्ट देखकर कंपनी के अंदर फ्रॉड करने की चांसेस ज़्यादा करता है। नेक्स्ट कहते हैं कि अनक्रेज टू मोनोपली होता है कि आप जिस मार्केट में हैं, मान लो कि ये जो पर्सन है, एक ये मार्केट है, मार्केट दोनों की एक ही है, इसकी अलग कंपनी है, इसकी अलग कंपनी, ये ए लिमिटेड कंपनी है, बी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, मार्केट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस कर रहा है जो बी भी कर रहा है, सेम है, बट एक कई जगह क्या होता है कि इसके प्रोडक्ट में कुछ एक डिफरेंशिएशन आ जाता है, इसके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन आ जाता है। दैट मीन्स मान लो कि ये जो है केवल
मस्टर्ड ऑयल सेल करते हैं, सरसों का तेल सेल करते हैं, और इसने क्या किया है, सेल केवल रिफाइंड ऑयल। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। ये इसको जब मस्टर्ड ऑयल सेल करना है तो इसको ज़्यादा मार्केट प्राइस मिल रहा है, इसको सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी खुद की खेती बाड़ी मस्टर्ड ऑयल की है। ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट के अंदर जब कोई एक ही पर्सन एक ही प्रोडक्ट का सेल करने वाला और बायर उस खरीदने वाले कुछ ज़्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं मोनोपोली। समझ में आया? जब मार्केट के अंदर कंपटीटर नहीं होता किसी एक पर्सन के, उसे बोलते हैं हम मोनोपोली। ठीक है, देयर इज ए नो कंपटीटर इन अ मार्केट, कोई भी कंपटीटर नहीं होता मार्केट के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पे कंपनी के अंदर क्या बोला गया है, कंपनी के अंदर मोनोपोली को कैसे इनक्रेज किया गया है, जैसे कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनी होती हैं, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनी है, इसके पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा लेबर है, ज़्यादा लैंड है, ज़्यादा क्या है, और मशीनें हैं, इसके पास कम है। ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनी है। ठीक है, तो क्या होगा, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनी कम प्रोड्यूस करेगी, राइट, वो कम प्रोड्यूस करेगी, कम सामान लेके आएगी, कम सारा सामान क्या है, सारा कम कम करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो कॉस्ट क्या होगी, इसकी कम आएगी। तो क्या होगा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के मान लो कि इसने क्या है, मस्टर्ड ऑयल 60 रुपये लीटर प्रोड्यूस किया है। इसने अगर प्रोड्यूस करना चाहे, इसने ज़्यादा क्वांटिटी में किया तो नॉर्मल सी बात है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कम हो जाएगी। इसका पड़ रहा है 80 रुपीज़ का, तो लोग किसके पास जाएंगे खरीदने के लिए, इसके पास जाएंगे, तो इसकी बिक्री तो बिल्कुल कम ही होगी ना। तो क्या होगा, इस पर्सन ने अपने इस मार्केट के अंदर मोनोपोली सेटअप कर ली। तो कंपनी के अंदर भी ये होता है, जब कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने लग जाता है, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल हो जाती है, उसका एक क्या होता है, मार्केट के अंदर मोनोपोली सेटअप होनी शुरू हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा, ठीक है, डिस्प्यूट होना, किसके रिगार्डिंग, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। इंटरेस्ट क्या होगा, जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स होते हैं, सैलरी के अलावा जो आपको मिलता है, उसके रिगार्डिंग क्या है, मेंबर्स के बीच में झगड़ा होना। और वो किस किस मेंबर्स के बीच में, ग्रुप्स के बीच में झगड़ा होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, मैनेजर, डायरेक्टर्स, वर्कर्स, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अभी मैंने 3-4 का एग्जांपल लिया है, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलने के बाद वो क्या सोचेंगे, जो रेस्ट ऑफ कैपिटल है, रेस्ट ऑफ प्रॉफिट उसको किस में ट्रांसफर किया जाए, रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए। सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो रिजर्व बच जाता है प्रॉफिट, उसको रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर किया जाए। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या सोचते हैं कि सबको पैसा देने के बाद जितना भी पैसा बचा है वो हमारा होना चाहिए भाई, राइट। और मैनेजर और वर्कर्स क्या सोचते हैं कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, उन्हें ज़्यादा क्या है, फैसिलिटी दी जाए कि सबसे ज़्यादा काम वही कर रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा और वर्कर्स के द्वारा। तो ये क्या है, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग इनके बीच में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस, दैट मीन्स लीगल का, देखिए जहाँ पे लीगल आ जाता है दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है, लीगल जहाँ आ जाता है वहाँ क्या है, गवर्नमेंट का एरिया आ जाता है, जहाँ पर क्या है, सरकारी काम होते हैं। और पब्लिक कंपनी के अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, जितना भी मैनेजमेंट किया जाता है, जितने भी कंट्रोल किया जाता है, वो सारा का सारा किसके द्वारा किया जाता है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही है, बार बार क्या है, उसमें दखल अंदाजी कर रही है। तो क्या है, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर क्या है, लेट हो रहा है, तो ये क्या है, ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, वो अति सबकी बुरी होती है। तो इसी तरह से कंट्रोल भी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का हो तो वो हम क्या है, अच्छी तरह से फ्रीडम से काम नहीं कर सकते। लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी का दैट मीन्स होता है कि आपकी जो गोपनीयता बातें होती हैं वो आपकी कंपनी से बाहर जा रही है, लोकल पब्लिक को पता चल रही है, नॉर्मल पब्लिक को पता चल रही है, अंदर कंपनीज को पता चल रही है। ये कारण क्या होता है, जब भी कोई आप क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, नॉर्मल सी बात है, पब्लिक कंपनी के अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं और उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। उस प्रोस्पेक्टस को जब इशू करते हैं तो उसके अंदर आपके अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है, फाइनेंशियल पोजीशंस होती हैं, और जो हमारे डिसीजंस, जितने भी हमारा पूरा बायोडाटा वो किसके शो हो जाता है, पब्लिक हो जाता है। और इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को इशू करने से पहले हमें एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है जो हमारे अकाउंट को चेकआउट करेगा,
जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ये भी। ऑडिटर वो पर्सन होता है जो अपने अकाउंट्स को चेकआउट करता है कि सारी की सारी एंट्री क्या हमारी ठीक है या नहीं है, इसको चेकआउट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन सभी को पता लग जाने के बाद हमारे जो कंपनी की जो गोपनीय बातें हैं, जो हमारा रिजर्व्स है, जो हमारी सीक्रेट बातें होते हैं, जो सक्सेस प्लान होता है, वो क्या है, डिस्क्लोज हो जाता है हमारी सारी जगह। तो ये कहते हैं कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट इट इज ए मैंडेटरी फॉर ए पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए बहुत जरूरी है टू पब्लिश करना, क्या करना, अकाउंट एनुअली, हर साल क्या है अपने अकाउंट को पब्लिश करना पड़ता है उन्हें, एंड फाइल द कॉपीज ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। और जो भी इंपॉर्टेंट कॉपीज होती हैं उनको क्या करना, हमारे रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी, जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर हुआ है वो रजिस्टर ऑफिस के अंदर वो हमें सेंड करनी पड़ती है। जैसे कि सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास रजिस्टर ऑफिस में भी जाएगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर भी होती है, और जो ऑडिटर होता है उसे भी पता चल जाती है। ये सारा जो मैटर है वो डिस्क्लोज होता है। नॉर्मल सी बात है, जब एक पर्सन को कुछ बातें पता लग जाती है ना, तो वो कम से कम 3-4 को तो बताएगा, और फिर 3-4 अगले 3-4 को बताएगा। पूरा एक गुच्छा बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है, जिससे क्या है, गॉसिप होना शुरू हो जाता है कंपनी के बारे में। कंपनी की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, डिस्क्लोज होनी शुरू हो जाती है, जिससे क्या वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। नेक्स्ट कहते हैं कि डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग तो नॉर्मल सी बात है, डिले होगा ही, क्योंकि ये सरकारी काम होते हैं। सरकारी काम थोड़े सा लेट होते हैं, लीगल है, ज़्यादा प्रोसेस के साथ करते हैं, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी के साथ करते हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हें लीगल एविडेंस चाहिए होता है, देन वो डिसीजन लेते हैं। सो इसलिए क्या है, वो लेट होते हैं, क्योंकि सरकार जो है हमेशा रूल रेगुलेशन टर्म कंडीशन को मान के ही क्या हमेशा कोई भी स्टेप उठाती है। नेक्स्ट कहते हैं कि इवेल्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का क्या क्या हमारे पास क्या एक तरह से नेगेटिव पॉइंट्स है। इवेल्स मीन्स कि हमारे पास क्या है, क्या क्या बुराइयां हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन की। नॉर्मल सी बात है, जब भी क्या है चीज़ हम एक्सेस में प्रोड्यूस कर देते हैं, उसे सेल करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसे प्रोड्यूस करना भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उसके लिए हमें क्या है, मान लो कि हमें 10 टन की जरूरत है, ठीक है, उस 10 टन के बजाय हम क्या कर रहे हैं, 100 टन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के उपलक्ष्य में क्या है, जो मिठाई वाली शॉप होती है उन्हें नॉर्मली इतना प्रोड्यूस करना होता है, बट अब क्या है वो एक्सेस में प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो मिठाइयाँ होती है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो होते हैं, उनको एक्सेस में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि जो दिवाली है, छोटी दिवाली है, जो भी आगे फेस्टिवल आने वाले हैं, उनके ऊपर क्या उनकी लगने वाला है वो सामान। तो बाय द डिफॉल्ट वो सामान क्या है, कम भी लग सकता है, एकदम से सारा भी नहीं बिक सकता, ठीक है, एकदम से कम भी नहीं बिक सकता, ठीक है। सो क्या होगा, उसे स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके लिए लेबर चाहिए, ठीक है, उसके लिए कैपिटल चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, कहीं हमारा सामान खराब ना हो जाए, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए, कि हाँ अगर मैं इतना सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो हमें इतना रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए। अगर 10 टन हमारा क्या है, 10 रुपये के हिसाब से भी अगर मैं मान लेती हूँ, तो इससे 10 की बजाय 15 का अच्छा रिटर्न आना चाहिए। ये हमारा नॉर्मल प्राइस है, ये हमारा एक्सेसिव प्राइस है, हमें इतना मिलना चाहिए, हम ये उम्मीद करके चलते हैं। परंतु जब हम एक्सेस से भी एक्सेस या लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर देते हैं, तो डिफिकल्टी आ जाती है उसे लार्ज क्वांटिटी के अंदर उसे सेल करने में ऑन द स्पॉट, राइट। ये तो है नहीं कि सारा का सारा सामान दिवाली में बिक जाएगा। हमारा 100 टन जो हमने मिठाइयाँ प्रोड्यूस की है, तो वो 100 टन की बजाय मान लो कि 80 टन वो सेल हो जाती है, बाकी 20 टन उन्हें आगे यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि बहुत डिफिकल्टी का काम होता है, ठीक है। लेबर की प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंट में भी आल्सो एडवर्सली इफेक्ट बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कंपनी के अंदर बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर भी क्या है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। नेक्स्ट कहते हैं कि आर रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीज हो जाता है, जब क्या है हमारा सामान काफ़ी दिनों तक रखा रहता है, कोई लेता नहीं है, तो क्या है उसके प्राइस नॉर्मल सी बात है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है, सो इसका प्राइस भी डिक्रीज होगा। एक्सप्लोटेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का शोषण होना। एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण होना। क्यों होता है, क्योंकि जो कंपनी के अंदर जो कंपनी काफ़ी सारे पर्सन से बनी होती है, राइट, बट उसका जो मैनेजमेंट है, जो उसका कंट्रोल है, वो किसी एक सर्टेन पर्सन के हाथ में होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए प्रोविजंस को, रूल रेगुलेशन को मान के वो काम करते हैं। परंतु कुछ कई टाइम क्या होते हैं कि जो कंपनी का मैनेजमेंट हमारा नॉर्मल सी बात है इन दोनों के हाथ में होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और नॉर्मल जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करते हैं, परंतु शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग जब वो क्या करते हैं कि अपनी विल के अकॉर्डिंग उनसे काम कराते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनसे काम कराते हैं, तो क्या होगा, वो मान लो कि वर्कर्स को हार्ड वर्क पसंद है, ठीक है,
बट मैनेजर ने एक दो व्यक्ति हैं, एक को हार्ड वर्क पसंद है, एक को हार्ड वर्क पसंद नहीं, बट जिसको पसंद नहीं उसको हार्ड वर्क दे दिया, जिसको पसंद है उसको कुछ ऐसा सिंपल सा काम दे दिया जो बहुत ही नॉर्मल है। तो दोनों की विल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना, ये उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, परंतु उन्हें रोजगार भी चाहिए भाई। तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेजर और डायरेक्टर अपना परफॉर्मेंस नहीं करते, तो इस कारण से क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स का एक्सप्लॉटेशन हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि उनके जिस एरिया के अंदर काम नहीं करना, उनकी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है, मान लो कि वहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है या फिर एयर पोल्यूशन है या फिर जहाँ जहाँ पे क्या है ज़्यादा धूल मिट्टी के काम होते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स की या फिर हमारे मेंबर्स की जरूर। तो वर्कर्स का इस तरह से भी एक्सप्लॉटेशन होता है कि उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अगर कोई पॉइंट रहता है तो मुझे बताना। और ये लेक्चर आप सभी को आई होप अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है मैंने पूरा कंप्लीट अप करवा दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ अ कंपनी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही यूजफुल रहेगा ये लेक्चर आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।